20 मिनट बाद कार एक लग्जरियस रेस्टोरेंट पहुंची जिसका नाम था द लवर्स डेन। इसके नाम से भले ही कुछ और लगे, पर यहाँ सिर्फ खाना मिलता था और वो भी बहुत लजीज। शंकर ने तुरंत फ्रंट डोर पर कार पार्क की और बाहर निकलकर देवराज के लिए दरवाजा खोला। आर्यव ने आकाश की तरफ देखा जो अपनी साइड का दरवाजा खोलने में बिजी था और कहा, देखो, अब से तुम्हें भी ऐसे ही बिहेव करना होगा। आकाश ने सिर्फ सर हिलाया और कार से निकलकर आर्यव के लिए रिस्पेक्टफुली दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। आर्यव नीचे उतरा और रेस्टोरेंट की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। वो इस जगह को अच्छे से जानता था क्योंकि पिछली जिंदगी में भी उसके पिता यहाँ खाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। अभी यहाँ भीड़ नहीं थी, पर रात को ये जगह पूरी तरह बुक्ड रहती थी। देवराज ने कहा, मेरे पीछे आओ, और वो बिल्डिंग के अंदर चले गए। उनके पीछे शंकर था जिसने वैले को कीज दी, और आकाश जो हैरान होकर चारों तरफ देख रहा था। आकाश ने अपनी पूरी जिंदगी एक गरीब सेक्ट में बिताई थी, इसलिए इतनी लैलिश जगह देखना उसके लिए पहला मौका था। उसका बाप मानता था कि मुश्किल जिंदगी से ही कैरेक्टर बनता है, इसलिए उसने पूरे सेक्ट को मामूली घरों में रहने पर मजबूर किया था। तभी एक खूबसूरत जवान औरत उनका वेलकम करने जल्दी में आई। वो लगभग 25 साल की थी, उसके काले बाल लंबे थे और वो प्रेग्नेंट थी। उसने देवराज से थोड़ा शर्माते हुए कहा, तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम आज यहाँ आ रहे हो। देवराज ने अपना सर खुजाते हुए जवाब दिया, मुझे अपने बेटे आर्यव के साथ लंच करना था, तो सोचा तुमसे भी मिल लो। तुम और बेबी कैसे हो? उसने कहा कि वो ठीक है, पर देवराज को उनसे मिलने और आना चाहिए। फिर वो आर्यव की तरफ मुड़ी और बोली, हेलो यंग मास्टर आर्यव, मैं तुम्हारे पिता की लवर हूँ, मुझे लता बुलाओ। आर्यव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हेलो मिस लता, उम्मीद है आप जल्दी बेबी को जन्म दें ताकि मेरे पिता आपको मेरी चौथी माँ बना सकें। ये सुनकर लता शर्म से लाल हो गई। ये औरत लता ब्लैक उसके पिता की लवर थी, पर कोई ऐसी वैसी नहीं, वो उनसे सच्चा प्यार करती थी, उनके पैसे से नहीं। वो देवराज से तब मिली थी जब वो उसके फूड स्टॉल के पास से गुजर रहा था और कुछ गुंडों ने उस पर अटैक कर दिया था। देवराज ने एक जेंटलमैन की तरह उसकी मदद की थी। देवराज को उम्मीद थी कि हमेशा की तरह लड़की उसे खाने पर थैंक यू कहेगी और वो अपने पैसे से उसे इम्प्रेस करके होटल ले जाएगा, पर इस बार वो खुद लता के बनाए बारबेक्यू का दीवाना हो गया। उसने तुरंत लता के लिए रेस्टोरेंट बनाने का ऑफर दिया क्योंकि उसके हाथ का खाना देवराज ने पहले कभी नहीं चखा था। लता पहले थोड़ी शौक थी, पर देवराज के महंगे कपड़ों से उसे समझ आ गया कि वो अमीर है। उसने पूछा कि बदले में उसे क्या चाहिए, क्योंकि वो खुद को पैसे के लिए नहीं बेचेगी। देवराज ने कहा उसे कुछ नहीं चाहिए। पहली बार उसे लगा कि उसे एक रियल जेंटलमैन बनना चाहिए। बाद में दोनों को प्यार हो गया और उन्होंने इस रेस्टोरेंट का नाम द लवर्स डेन रखा। आर्यव को पिछली जिंदगी से पता था कि लता उसके पिता से कितना प्यार करती थी। जब फैमिली मैसेकर के बाद उसने उनकी बॉडीज ढूंढी तो लता देवराज को हक किए हुए मरी पड़ी थी। उसने देवराज को बचाने के लिए अपनी बॉडी को शील्ड की तरह यूज किया था। इस वजह से आर्यव उसकी बहुत इज्जत करता था और उसने ठान लिया था कि इस बार वो ऐसी ट्रेजेडी नहीं होने देगा। चलो अब कुछ खाते हैं, देवराज ने लता से कहा। लता ने विंक करते हुए जवाब दिया, ठीक है, तुम पहले रूम में जाओ, मैं खुद खाना बनाऊंगी ताकि मेरे फ्यूचर स्टेपसन पर मेरा बुरा इंप्रेशन ना पड़े। देवराज ऊपर चला गया और आर्यव उसके पीछे हो लिया। जाने से पहले देवराज ने शंकर से कहा कि वो उस प्रिटी बॉय आकाश को लेकर जाए और उसे भी कुछ खिला दे। शंकर ने एक वेटर से प्राइवेट रूम मांगा और आकाश से बोला, चलो किड, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं और तुम्हें एक अच्छा बटलर बनाना सिखाना है। वीआईपी रूम में पहुंचकर देवराज ने आर्यव को अपने पास बैठने का इशारा किया। उसने पूछा, पहले ये बताओ वो प्रिटी बॉय कौन है और तुमने उसे जेल से निकालने में मुझसे मदद क्यों मांगी? वो एक बहुत कमजोर प्लेयर लग रहा है, लेवल 0 या 1 का। आर्यव ने बताया, वो वज्र संघ के मास्टर का बेटा है। वहां तख्ता पलट हुआ और उसके बाप को मार दिया गया, इसलिए वो भागकर यहाँ आया। उसने आगे समझाया कि वो कर्स था, इसलिए लेवल अप नहीं कर पा रहा था, पर आर्यव ने सिस्टम स्टोर से कर्स डिस्पेलिंग टैलिस्मन यूज करके उसे ठीक किया और बदले ने उसे अपना सर्वेंट बना लिया। देवराज ने कहा कि उसे इससे कोई एतराज नहीं है क्योंकि शंकर की कहानी भी ऐसी ही थी। उसे इलिजिटिमेट चाइल्ड होने की वजह से निकाल दिया गया था और देवराज ने उसे प्रोटेक्ट करके अपना बटलर बनाया था। आर्यव ने वार्न किया कि वज्र संघ के लोग शायद उसका पीछा कर रहे हों, पर देवराज ने बेफिक्री से जवाब दिया, वज्र संघ एक मामूली फोर्स है, अगर वो इस सिटी में आए तो मैं देख लूंगा, पर उनके सेक्ट से लड़ना तुम्हारा काम है। तभी लता एक वेटर के साथ अंदर आई और टेस्टी डिशेस टेबल पर लगा दी। मैंने ये खास आप दोनों के लिए बनाया है, उसने कहा और विंक करके चली गई। देवराज और आर्यव ने बड़े शौक से खाना शुरू किया, जो सच में बहुत लजीज था। चैप्टर 71 द वेट ऑफ द क्राउन। इंग्लिश नैरेटिव। देवराज ने अपना फोक नीचे रखा और आर्यव की तरफ देखा, जिसने अभी अपना मील खत्म किया था। देवराज की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी जब उसने कहा,
मैं नहीं चाहता था कि तुम खाना खत्म करने से पहले परेशान हो, पर अब सच जानने का वक्त आ गया है। ये तुम्हारी फियांसे लावण्या मिहारा के बारे में है। आर्यव ने तेवर चढ़ाते हुए जवाब दिया, अगर आप मुझे ये बताने वाले हैं कि उन अफवाहों के पीछे वही है, तो मैं ये बहुत पहले से जानता हूँ। देवराज थोड़ा हिचकिचाया। मैं वही बताना चाहता था, पर कुछ और भी है। जब शंकर वहाँ तारन को अरेस्ट करने गया तो उसने लावण्या को वहाँ पाया। वो तुम्हें धोखा दे रही थी। देवराज ने लावण्या का आईडी निकालकर टेबल पर आर्यव के सामने फेंक दिया। क्या? वो बिच? मुझे पता था वो कैसी है, पर इतनी बड़ी गलती? हमें बड़ी माँ यानी इंदुमती को बताना होगा, आर्यव ने गुस्से का नाटक करते हुए कहा। देवराज ने बताया कि उसने पहले ही बड़ी माँ को इन्फॉर्म कर दिया है। आर्यव ने पूछा कि क्या अब एंगेजमेंट कैंसिल हो जाएगी, पर देवराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि एंगेजमेंट खत्म करना नामुमकिन है। बड़ी माँ कभी इजाज़त नहीं देंगी। चाहे लावण्या दुनिया की सबसे बड़ी स्लट क्यों ना हो, आर्यव को उससे शादी करनी ही होगी। वो चाहते थे कि आर्यव इस इन्फो का यूज़ करके उसे ब्लैकमेल करे, ताकि अफवाहें रुक सके और शायद उसका स्टेटस मेन वाइफ से हटाकर कॉन्क्यूबाइन कर दिया जाए। हालांकि वो भी मुश्किल था। आर्यव ने एक्टिंग जारी रखी। आप चाहते हैं मैं उस बिच को झेलता रहूं? 4 साल तक उसने मेरी बदनामी की, और अब आप चाहते हैं मैं ये सब निगल जाऊं? वो खिड़की के बाहर देखने लगा जैसे बहुत दुखी हो, पर वो जानता था कि फैमिली इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। कुछ देर बाद उसने कॉम्प्रोमाइज़ करने का दिखावा किया और पूछा कि अगर वो इनकार कर दे तो? देवराज ने कहा कि फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बस ये पता होना चाहिए कि हमें सब पता है और तारन पहले ही हमारे कब्जे में है। बड़ी माँ चाहती हैं कि शादी जल्द से जल्द हो। आर्यव को फिक्र होने लगी कि अगर बड़ी माँ ने फोर्स किया तो उसके ब्लड लाइन अपग्रेड में रुकावट आ सकती है। देवराज ने समझाया कि वो एलीट एकेडमी में है, शायद साथ रहकर वो उसे पसंद करने लगे, और उसे 6 महीने का वक्त दिया गया है। आर्यव ने तारन के बारे में पूछा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई और क्या बड़ी माँ उसे सजा देंगी। देवराज ने बताया कि तारन बड़ी माँ के कजिन का पोता है और वो शायद सेरेमनी रिजल्ट से पहले आर्यव को रास्ते से हटाना चाहता था। तारन जिंदा तो रहेगा, पर उसकी जिंदगी नरक बन जाएगी। 3 दिन बाद रिजल्ट्स आने पर जब लावण्या को पता चलेगा कि आर्यव एलीट हेयर बन गया है तो वो बहुत पछताएगी। देवराज ने आर्यव को वार्न किया कि वो एंगेजमेंट तोड़ने की कोशिश ना करे और बड़ी माँ का हुक्म माने। फिर उसने पूछा, क्या तुम ओवरसीयर्स काउंसिल के बारे में जानते हो? आर्यव ने कहा कि वही काउंसिल जो प्लेयर्स के रूल्स बनाती है, जहां उनकी फैमिली की एक सीट है। देवराज ने डिटेल दी कि काउंसिल में 10 सीट्स हैं। 20 साल पहले जब टॉप फैमिली द कपूर गायब हो गई तो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। उसके बाद द राजपूत फैमिली ने बगावत की और मासूमों का कत्लेआम किया, जिसके बाद काउंसिल ने उन्हें खत्म कर दिया। आर्यव ने पूछा कि इसका उसकी शादी से क्या लेना देना। देवराज ने समझाया कि अब वर्धन फैमिली 2nd रैंक पर है और उनका दुश्मन द जवेरी बहुत ताकतवर हो रहा है। हमें एक एलाई चाहिए था और लावण्या की फैमिली द राउट ने वही मौका दिया। ये शादी फैमिली के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। आर्यव ने अपने भाई मोहन को कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर करने की बात की, पर देवराज ने मना कर दिया क्योंकि इससे अलायंस टूट सकता था और वो लोग व्हाइट फैक्शन से हाथ मिला सकते थे। देवराज ने फैमिली के 3 फैक्शंस के बारे में बताया, व्हाइट, ग्रे और ब्लैक। देवराज और आर्यव ग्रे फैक्शन है जो मॉडरेट है। व्हाइट फैक्शन जिसमें तारन है जोर जबरदस्ती से एक्सपेंशन चाहते हैं, और ब्लैक फैक्शन वो है जो रेकनिंग के इंतजार में छुप कर रहना चाहते हैं। देवराज ने उसे बताया कि रेकनिंग वाली बात सिर्फ एक पुराना किस्सा है जिस पर कोई अकलमंद यकीन नहीं करेगा। आर्यव ने आखिर में हेमा को मांदा ताकि वो उसकी हाउस मैनेजर बन सके। देवराज ने फैमिली टोकन टच करके ट्रांसफर कंप्लीट किया और कहा, अब वो तुम्हारी हुई। शंकर तुम्हें घर छोड़ देगा, मुझे कुछ काम है। देवराज रूम से निकल गया और आर्यव ने मुस्कुराते हुए अपने बाप को जाते देखा। अब उसे घर जाकर अपने खजाने को चेक करना था। चैप्टर 72 ट्रैप्स विद इन ट्रैप्स। इंग्लिश नैरेटिव स्क्रिप्ट। एक्शन। कार मायानगर की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर धीरे चल रही है। आर्यव खामोशी से खिड़की के बाहर देख रहा है। आर्यव मन में सीरियस, थॉटफुल। मुझे लग रहा है कि ये सब एक जाल है, जाल के अंदर जाल। इस खेल में 3 अलग अलग ताकतें दखल दे रही हैं। लावण्या की प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही होगी, पर मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। आर्यव मन में मेरी प्रिडिक्शंस के मुताबिक जब उसे मेरी सेरेमनी के रिजल्ट्स पता चलेंगे तो वो पक्का मुझसे कांटेक्ट करेगी और बहुत मीठी बनेगी। पिछली जिंदगी में मैं उसे एकेडमी में कुछ हफ्ते बाद मिला था। वो किसी कोल्ड प्रिंसेस की तरह बिहेव करती थी, हाथ तक में ही लगाने देती थी, कहती थी वो सिर्फ एक ताकतवर मर्द से शादी करेगी। आर्यव मन में स्कॉफ्स, वो बिच कितनी रॉटन है। जब शादी का वक्त आया उसने मेरे दुश्मनों की मदद की और मुझे फैमिली से निकाल बाहर करवाया। एंगेजमेंट टूट गई और नया दुल्हा चुना गया, मेरा कजिन बिल वर्धन। वो 1 साल बड़ा था और एकेडमी में पढ़ता था। बिल ने लावण्या को सीक्रेट में कोर्ट किया था क्योंकि उसे डर था कि अगर मुझे द राउट फैमिली का सपोर्ट मिला तो पेट्रियार्क की कुर्सी मेरे भाई मोहन के पास चली जाएगी। आर्यव मन में लेकिन सच तो ये है कि राउट फैमिली कभी आज़ाद थी ही नहीं। वो द जवेरी फैमिली के गुलाम थे। उनका हमारी फैमिली से रिश्ता जोड़ना सिर्फ एक इन्फिल्ट्रेशन प्लान था। मेरी श्रूड दादी इंदुमती भी उनका बचाव करती थीं। उनका प्लान तब फेल होने वाला था जब मैं यूजलेस निकला, इसीलिए उन्होंने बिल को चुना। पर पिछली जिंदगी में बिल और लावण्या की शादी की रात जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। आर्यव मन में
आर्या वर्मा ने मुझे बताया था कि शादी के स्क्रीन्स पर अचानक लावण्या की किसी और मर्द के साथ गंदी वीडियोस चलने लगी। बिल ने गुस्से में आकर लावण्या को मार दिया और खुद उसकी मां के अटैक में मारा दिया। वो वीडियो वाला मर्द तारन था और असली मास्टरमाइंड काउंसिल की तीसरी फैमिली थी, द गोखले। आर्यव मन में उन्होंने तारन को यूज किया ताकि वर्धन फैमिली को कमजोर कर सकें। तारन का अरेस्ट उनके लिए एक झटका था। खैर, अभी मेरी पोजीशन बुरी नहीं है, मैं शैडो में हूँ, क्योंकि जब तारन का मैंशन लूटा गया मैं जेल में था। गोखले फैमिली अब बेचारे बलाराम के पीछे पड़ेगी। आर्यव एक गहरी सांस लेता है और आकाश की तरफ देखता है, जो अब थोड़ा बदला हुआ लग रहा है। आर्यव, क्या मैं तुम्हारी शादी अपनी फियांसे से करवा सकता हूँ? तुम एक बहुत अच्छे दुल्हे बनोगे। आकाश शॉक हो जाता है। शंकर ड्राइवर सीट से वार्निंग टोन। यंग मास्टर आर्यव, आपको ऐसी बातों पर मजाक नहीं करना चाहिए। एक जेंटलमैन अपनी पत्नी की गलतियां ऐसे रिवील नहीं करता। आर्यव स्माइलिंग, हाँ पता है, मैं बस थोड़ा अपसेट हूँ और आकाश के साथ मजाक कर रहा था। आकाश चैन की सांस लेता है। थोड़ी देर में वो मैंशन पहुंचते हैं। आकाश रिस्पेक्टफुली दरवाजा खोलता है। आर्यव, नॉट बैड, टेक केयर अंकल शंकर, और इस बच्चे को सिखाने के लिए शुक्रिया। एक्शन। सीन बदलता है अंजलि मेहरा की स्टडी रूम में। वो अपनी बेटी लावण्या को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अंजलि येलिंग, मैंने तुम्हें वार्न किया था कि कॉन्ट्रैक्ट बदलने से पहले तारण के करीब मत जाना। लावण्या क्राइंग, पर मुझे वो पसंद था। वो मुझे अच्छी जगहों पर ले जाता था जहां मैं गैम्बल कर सकती थी। और चुप करो, क्या किसी ने तुम्हें देखा? नहीं, मैं सबके जाने का इंतजार करके वापस आई। गुड, मुझे पता चला है कि तुमने ही उसे आर्यव को मारने के लिए उकसाया था ना। अगली बार होमवर्क ठीक से करना। आर्यव गार्डेड था, इसीलिए बच गया। लावण्या प्लेइंग विद क्रिस्टल नेकलेस। तारन ने कहा था कि आर्यव की सेरेमनी डिजास्टर थी, तो मुझे लगा वो बच नहीं पाएगा। ये नेकलेस भी तारन ने ही दिया था, अब तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। अंजलि स्माइलिंग, डॉक्यूमेंट रीडिंग। हमें फ्यूचर पर फोकस करना है। बिलवर्धन मायानगर ट्रांसफर हो गया है और एकेडमी ज्वाइन करेगा। लावण्या एक्साइटेड, बिल यहाँ है। वो बहुत हैंडसम है और मुझे हमेशा प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है। हाँ, बिल किसी फैक्शन का हिस्सा नहीं है, तो हम एंगेजमेंट चेंज करने के लिए प्रेशर डाल सकते हैं। शुक्र है तुम तारन के साथ नहीं सोई, बिल बहुत जेलस टाइप का है। लावण्या सर हिला देती है, पर वो अपनी माँ को ये नहीं बताती कि वो पिछले 3 महीनों से तारन के साथ सो रही है। अंजलि, अब जाओ यहाँ से और थोड़ा लो प्रोफाइल रहो। मैं नहीं चाहती किसी को पता चले तुम तारन के साथ घूम रही थी। लावण्या स्टडी से बाहर निकलती है। उसे अपने गाल के जख्म की चिंता नहीं है जो तेजी से हील हो रहा है, उसे चिंता है अपने खोए हुए आईडी की। वो बेसमेंट की तरफ जाती है ताकि वहां अपना गुस्सा निकाल सके। आर्यव ने जैसे ही मैंशन में कदम रखा, उसे मीला की जोर से क्या कहने की आवाज और कांच टूटने का शोर सुनाई दिया। वो तुरंत आकाश के साथ लिविंग रूम की तरफ भागा, जहां मीरा हैरानी में खड़ी अपने फोन को देख रही थी और जुड़वा बहनें यानी मान्या और माया किसी चीज की तरफ इशारा कर रही थीं। जमीन पर वो पानी का ग्लास गिरा हुआ था जो मीरा के हाथ से छूट गया था। वो इतनी शौक में थी कि उसने आर्यव के आने पर ध्यान ही नहीं दिया। जब जुड़वा बहनों ने उसे देखा, तब तक आर्यव खामोशी से मीरा के पीछे खड़ा हो चुका था और टेबल पर रखे फोन को देख रहा था। उसने पूछा, क्या ये तुषार नहीं है? इसके साथ क्या हो रहा है? आर्यव की आवाज़ सुनकर मीरा थोड़ा कांप गई और धीरे से अपनी खूबसूरत आंखें उठाकर उसे हैरत से देखने लगी। यंग मास्टर, वेलकम बैक, मीरा ने घबराते हुए कहा, जैसे उसने कोई गलती कर दी हो। आर्यव ने पूछा कि आखिर हुआ क्या है, पर मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया और बस अपना सर झुका लिया। तभी मान्या ने बात संभाली और बताया कि मीरा उन्हें तुषार की असलियत दिखा रही थी। उसके पास एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें तुषार एक कपल को पीपिंग करते हुए गंदी हरकतें कर रहा था। मान्या ने आगे बताया कि उन्होंने रिकॉर्डिंग में दिखने वाली औरत को पहचान लिया है और जब उन्होंने मीरा को ये बताया तो वो इतनी शॉक हो गई कि उसके हाथ से ग्लास गिर गया। मान्या लवानिया मिहारा के अफेयर को लेकर थोड़ी नर्वस थी और उसने मीरा की आंखों में छुपी खामोश दरख्वास्त को नोटिस नहीं किया। ओ, तुम्हारा मतलब लवानिया से है? फिक्र मत करो, मुझे पहले से पता है, आर्यव ने बड़ी कूलिंग से कहा, जिसे सुनकर लड़कियों की सांस अटक गई। मान्या ने शर्माते हुए माफ़ी मांगी और कहा कि उनका मकसद इसे देखना नहीं था और वो किसी को कुछ नहीं बताएंगी। आर्यव ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि इसे अभी के लिए सीक्रेट रखें। फिर उन्हें झाड़ू लाकर कांच साफ करने को कहा ताकि किसी को चोट न लगे। फिर वो आकाश की तरफ मुड़ा, जो अभी भी बड़े ध्यान से फ़ोन में चल रही रिकॉर्डिंग देख रहा था। डियर आकाश, अगर तुम्हें ऐसी चीज़ें पसंद हैं तो मेरे रूम में पूरा कलेक्शन है, जब भी ज़रूरत महसूस हो वहाँ से लेकर देख लेना, आर्यव ने एक स्मर्क के साथ कहा और आकाश के हाथ से फ़ोन ले लिया। आकाश का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने फ़ोन से नज़रें हटा ली। उसने घबराते हुए कहा कि उसे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि मन ही मन वो आर्यव को थरकी यानी पर्वर्ट सोच रहा था। आर्यव ने सबसे आकाश का इंट्रोडक्शन करवाया और बताया कि अब से वो यहाँ बटलर और बॉडीगार्ड की तरह काम करेगा।
जुड़वा बहनों ने रिस्पेक्ट के साथ उसका वेलकम किया, जबकि मीरा अभी भी सर झुकाए खड़ी थी, जैसे उसे पता हो कि अब उसकी क्लास लगने वाली है। आर्यव ने हेमा के बारे में पूछा तो मान्या ने बताया कि मीरा कुछ नई लड़कियों को लाई है और हेमा आंटी उन्हें सेपरेट बिल्डिंग में अरेंज कर रही हैं। आर्यव ने मान्या और माया को अपने काम पर लगने को कहा और माया से बोला कि वो आकाश को हेमा के पास ले जाए ताकि उसके लिए आर्यव के कमरे के पास ही कोई रूम अरेंज किया जा सके। उसने साफ कर दिया कि आकाश उसकी हिफाजत के लिए हमेशा पास रहेगा और उसे सर्वेंट्स बिल्डिंग में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। फिर उसने मीरा को अपने पीछे कमरे में आने का ऑर्डर दिया। अपने कमरे में खिड़की से बाहर देखते हुए आर्यव ने पूछा, लगता है तुम्हें पता है कि तुमने क्या गलती की है। मीरा चुपचाप खड़ी रही। आर्यव ने आगे कहा कि वो लड़कियों को तुषार का गंदा चेहरा दिखाना चाहती थी ताकि वो उसे पसंद करना बंद कर दें। मीरा ने खामोशी से सर हिलाया। आर्यव ने एक ठंडी सांस भरी और कहा कि उसे बुरा नहीं लगा, पर अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले उसे बताना जरूरी है। उसने मीरा को माफ कर दिया और उसके रेशम जैसे बालों को सहलाने लगा ताकि उसकी घबराहट कम हो सके। मीरा ने धीरे से कहा कि उसने एक और काम किया है। उसने उन लड़कियों से वादा किया है कि आर्यव उन्हें कभी अलग नहीं करेगा। आर्यव ने फिर से समझाया कि उसे हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी चाहिए, पर उसने ये भी कह दिया कि मीरा का वादा उसके वादे के बराबर है। जब मीरा ने आर्यव को हक किया और अपना सर उसकी चेस्ट पर रखा तो उसे पहले कभी ऐसी गर्मी महसूस नहीं हुई थी। उसने सोचा कि उसका मास्टर थोड़ा पर्वर्ट है पर दिल का बहुत अच्छा है। फिर मीरा ने शरारत भरे अंदाज में उसके कान में कुछ ऐसी बात कही जिसे सुनकर आर्यव हैरान रह गया। आर्यव ने कहा, नॉट बैड, पर अगली बार मुझसे पूछ लेना। अच्छा, अब बताओ मेरे नए टॉयज कहाँ हैं? मीरा ने मन ही मन सोचा कि लड़कियों को टॉयज कहना कितना रूड है, पर तभी आर्यव ने उसके बट पर एक थप्पड़ मारा। उसने हंसते हुए कहा कि उसका मतलब आर्टिफैक्ट्स और हथियारों से था और मीरा का दिमाग बहुत गंदा है। मीरा शर्म से पानी पानी हो गई और बताया कि वो सब बेसमेंट में है। आर्यव ने उसे डाइनिंग रूम में सबके साथ इंतजार करने को कहा और खुद बेसमेंट की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ बालाराम लेट हो गया था क्योंकि मनुष्यवर्धन ने उसे स्टेशन से सबूत लाने को कहा था। जब वो देर शाम तारणवर्धन के मैंशन पहुंचा तो वहां सिर्फ खंडहर और गोलियां पड़ी थीं। वो गुस्से में शंकर को गालियां देते हुए बेसमेंट की तरफ गया। जब उसने सीक्रेट पैटर्न से दरवाजा खोलने की कोशिश की तो स्विच काम नहीं कर रहा था। उसने गुस्से में दरवाजे पर जोरदार मुक्के मारे और दरवाजा नीचे गिर गया। अंदर पहुंचकर बालाराम सीधा आर्टिफैक्ट्स रूम की तरफ भागा। वॉल्ट को सही सलामत देखकर उसने चैन की सांस ली क्योंकि उसकी चाबी सिर्फ उसके और तारण के पास थी। उसने जैसे ही वॉल्ट को पूरी ताकत से खोला, उसका स्वागत एक ग्रेनेड एक्सप्लोजन से हुआ जो मीरा और लड़कियों की तरफ से उसके लिए खतरनाक गुड बाय गिफ्ट था। चैप्टर 74 द हिडन आर्मरी एंड द 7 स्टार्स। इंग्लिश नैरेटिव। आर्यव ने मार्बल फ्लोर पर रखे कैश बैग्स को एक मुस्कुराहट के साथ देखा। भले ही उसके पास बहुत पैसा था, पर उसकी सारी ट्रांजैक्शंस पर फैमिली की नज़र रहती थी। ये कैश अलग था, इसे वो कहीं भी बिना किसी को बताए यूज़ कर सकता था। पास ही रखे बैग्स अब खाली हो चुके थे। उनमें 1 दर्जन राइफल्स, गन्स, 2 बॉक्सेस ग्रेनेड्स और 2 रॉकेट लॉन्चर्स थे, साथ ही एमो बॉक्सेस भी। आर्यव ने सोचा, नॉट बैड। फैमिली से बिना किसी बड़ी वजह के इतने भारी हथियार मिलना मुश्किल था, पर इनसे वो अपनी एक प्राइवेट टीम खड़ी कर सकता था। लेकिन वो यहाँ इन चीज़ों के लिए नहीं आया था। उसने तेज़ी से चारों तरफ देखा जब तक उसे कुछ ऐसे बैग्स नहीं मिले जो अलग और संभाल कर रखे गए थे। उसने उन्हें धीरे से खोला तो अंदर कई खजाने दिखाई दिए। आर्यव ने अपने होंठ लपटाए और एक एक करके चीज़ों को सॉर्ट करने लगा। वहाँ 20 रेयर क्राफ्टिंग मटेरियल्स और 15 रेयर हर्ब्स थीं। एक सिल्वर हर्ब ने उसका ध्यान खींचा। ये उसके ब्लड अवेकनिंग लिक्विड की रेसिपी का हिस्सा था, जो उसके लिए एक बड़ा सरप्राइज था। बाद में उसने आर्टिफैक्ट्स देखे, 3 एट्रीब्यूट्स बढ़ाने वाली रिंग्स, एक विजर्ड रोब और 2 लेविटेटिंग नेकलेसेस। ये सब ऑर्डिनरी थे क्योंकि असली कीमती चीज़ें तो बड़े ऑक्शंस के लिए बचाई जाती हैं। आखिर में वेपन्स का ढेर था, कुल 7 मेले वेपन्स। सब B रैंक्ड थे, सिवाय एक स्पीयर और एक टैगर के जो A रैंक्ड थे। उस टैगर में पैरालाइजिंग इफेक्ट था, इसलिए आर्यव ने इसे अपने लिए रखने का फैसला किया। आर्यव ने स्पीयर को उठाया और अपने हाथ में उसका वजन महसूस किया। उसके पास गॉब्लिन डंजन से स्पीयर एड्स की स्किल बुक थी, पर क्योंकि उसके पास पहले ही डैगर थ्रोइंग स्किल थी, उसने सोचा कि ये स्पीयर किसी और को देना बेहतर होगा। टाइम देखते हुए आर्यव को एहसास हुआ कि उसे 3 घंटे हो गए हैं, तो उसने तुरंत स्पीयर, 2 डैगर्स, एक तलवार और एक नेकलेस लिया और अपना हाथ छटका। वो सारी चीज़ें हवा में गायब होकर उसके सिस्टम स्टोरेज में चली गईं। ये चीज़ सच में बहुत कन्वीनियंट है, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। जब आर्यव टॉप फ्लोर पर पहुंचा तो हेमा सीढ़ियों के पास उसका इंतजार कर रही थी। उसने आर्यव को एक अजीब नज़र से देखा और पूछा कि क्या लड़कियां मिलने के लिए तैयार हैं। आर्यव ने बस सर हिलाया। उसे अपनी बैड रेप्यूटेशन बहुत पसंद थी। लोगों के सामने एक नकली कमजोरी दिखाना हमेशा एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। उसने हेमा से कहा, हेमा, मैंने अपने पिता से बात कर ली है, अब से तुम मेरी हो। उसने अपना टोकन हेमा की तरफ किया और उसकी गर्दन पर बना फैमिली क्रेस्ट चमका, जिसका मतलब था कि ट्रांसफ़र सक्सेसफुल रहा। आर्यव ने तुरंत उस क्रेस्ट को इनविजिबल कर दिया।
हेमा ने रिस्पेक्ट के साथ बाव किया और कहा, हेमा अपने नए मास्टर से मिल ली है। वो पहले से जानती थी कि ऐसा होगा और वो खुश थी कि अब वो जुड़वा बहनों के साथ रह सकेगी। आर्यव ने उसे फॉर्मेलिटी करने से मना किया और डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गया। वहाँ लड़कियां बहुत नर्वस खड़ी थीं। जैसे ही उन्होंने आर्यव के ग्रे पर्पल बाल देखे, वो डर के मारे एक दूसरे से लिपट गईं। मीरा और जुड़वा बहनें हैरान थी क्योंकि उन्होंने लड़कियों को समझाया था कि मास्टर बहुत अच्छे हैं, पर आर्यव समझ गया कि उनका डर जायज़ था। उसका लुक उन्हें तारण की याद दिला रहा था। वो दोनों एक ही फैमिली से जो थे। आर्यव ने नर्म आवाज़ में कहा, डरो मत, मैं तारण की फैमिली से हूँ, पर मैं उस जैसा नहीं हूँ। सीधे खड़े हो जाओ, मुझे तुम्हें इंस्पेक्ट करना है। लड़कियों ने डरते डरते हुक्म माना और सीधी खड़ी हो गईं। आर्यव ने उन्हें धीरे धीरे इंस्पेक्ट किया। वो सब मीरा जितनी तो नहीं, पर काफ़ी खूबसूरत थीं। उनके शरीर पर ब्रूजेस के निशान थे, तारण की हरकत, पर वो सब अभी भी वर्जिन्स थीं। आर्यव ने उन्हें रिलैक्स करने को कहा और बताया कि मीरा का वादा उसका वादा है, वो उन्हें कभी अलग नहीं करेगा। फिर उसने उनसे उनके नाम और एज पूछी और अपना एडमिन अप्रेजल स्किल एक्टिवेट किया। सबके स्टैट्स हैरान करने वाले थे, खासकर थीटा जो सबसे छोटी थी, पर उसकी लक 61 आसमान छू रही थी। तुषार जैसे सायन की लक भी सिर्फ 30 थी। आर्यव थीटा के पास गया और उसके बाल सहलाते हुए उसे तसल्ली दी। उसने सोचा कि इस लड़की के पास कोई सुपर रेयर ब्लड लाइन ज़रूरी होगी। उसने सबसे उनके असली नाम पूछे तो बीटा ने डरते हुए कहा कि वो अपने पुराने नाम भूल चुकी हैं और उनके माँ बाप ने उन्हें बेच दिया था। जब आर्यव ने उनके बचपन के बारे में पूछा तो लड़कियां शौक में वाइट हो गईं क्योंकि उन्हें कुछ याद ही नहीं आ रहा था। फिक्र मत करो, तारण ने तुम्हारी यादें मिटा दी हैं, आर्यव ने कहा, जिसे सुनकर लड़कियां हैरत में पड़ गईं। उसने उनसे वादा किया कि अब वो नई और खुशनुमा यादें बनाएंगे और वो उनकी पुरानी यादें वापस लाने की कोशिश करेगा। मीरा ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी, जबकि जुड़वा बहनें मानिया और माया सोच रही थी कि वो कितनी खुशकिस्मत हैं जो हेमा के हाथ लगी। उन्होंने तुषार की वीडियो देखने के बाद तय कर लिया था कि वो मनगंदा है और वो उसे कभी अपने करीब नहीं आने देंगी। चैप्टर 75। आर्यव अपनी चेयर पर आराम से बैठा था। लड़कियों को थोड़ा वक्त लगा संभलने में जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी यादें मिटा दी गई हैं। तरन ने उन्हें हमेशा ये डर दिखाया था कि उनके माँ बाप ने ही उन्हें बेचा है। आर्यव ने अचानक पूछा, तुम्हारे पास बीटा है तो कोई अल्फा क्यों नहीं? बीटा थोड़ा हिचकिचाई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अनन्या हमारी बड़ी बहन थी, वो अब नहीं रही। उसने बताया कि 6 महीने पहले उन्होंने भागने की कोशिश की थी। अनन्या ने तरन डॉग को मारने की कोशिश की, पर सिर्फ जख्मी कर पाई। तभी बलाराम पिग ने पीछे से उस पर हमला किया। तरन ने उन सब के सामने पूरी रात अनन्या को टॉर्चर किया और उसका चेहरा डैगर्स से बिगाड़ किया, फिर उसका गला काट दिया, ये कहकर कि अब ये बिकने लायक नहीं रही। आर्यव ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, रोना बंद करो, तुम्हें उसके बदले जीना है और उसका इंतकाम लेना है। तरन को सज़ा मिल रही है और बलाराम का नंबर भी जल्द आएगा। वो जानता था कि बलाराम को मारना आसान नहीं है क्योंकि वो शंकर का पुराना राइवल था, पर उसने ठान ली थी कि लूज एंड्स ख़त्म करके रहेगा। आर्यव ने लड़कियों को एक चॉइस दी, या तो यहाँ रहकर मेरी सेवा करो और मेरी फैमिली बनो, या इस दरवाजे से बाहर चली जाओ। मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, पर मुझे तुम्हारी यादें फिर से मिटानी पड़ेंगी क्योंकि तरन के पीछे जो लोग हैं वो तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। वो झूठ बोल रहा था यादें मिटाने के बारे में, पर लड़कियों को लगा कि वो सच में एक नेक दिल मास्टर हैं। सबने एक साथ बाव किया, हम यंग मास्टर की सेवा करेंगे। आर्यव ने नीच स्वामी रिंग निकाली और उन्हें एक्टिवेट किया। वो मन ही मन हंस रहा था ये सोचकर कि नकुल ने अपनी 41 स्लॉट्स में कैसी लड़कियां छुपाई होंगी। प्रोसेस पूरा होने के बाद उसने पूछा कि उन्हें क्या क्या आता है। बीटा ने शर्माते हुए कहा कि उन्हें मर्दों को खुश करने की कला सिखाई गई है। आर्यव ने हंसकर कहा, वो नहीं पगली, मुझे जानना है कि तुमने स्कूल में क्या पढ़ा है। क्या तुम गा सकती हो या हथियार चला सकती हो? हेमा ने बीच में आकर बताया कि उन्हें सिर्फ वही गंदी कलाएं आती हैं, पर वो पढ़ना लिखना और मैथ्स जानती हैं। आर्यव हैरान था कि तरन ने ये यादें क्यों छोड़ी, तो बीटा ने बताया कि अनन्या उन्हें छुप छुप कर पढ़ाती थी। आर्यव ने फैसला किया कि वो उन्हें 1 साल देंगे सब सीखने के लिए और अगले साल वो स्कूल जाएंगे। साथ ही हेमा उन्हें मार्शल आर्ट्स और स्पाइंग भी सिखाएगी। लड़कियां खुश थी, पर उन्हें नहीं पता था कि कल से उनकी हालत क्या होने वाली है। खाने का वक्त हुआ तो आर्यव ने सबको साथ बैठने को कहा। आकाश बैठने ही वाला था कि हेमा ने उसे डांटा, आकाश तुम यंग मास्टर के पीछे खड़े रहो, बटलर्स अपने मास्टर के बात खाते हैं। आर्यव ने मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहा, वो उसे थोड़ा सबक सिखाना चाहता था। खाना खाते वक्त उसने मान्या और माया से पूछा कि क्या उन्होंने फैसला किया। माया ने 1 दिन का वक्त और मांगा। आर्यव ने वॉर्न किया, ठीक है, पर जितने मेरे राज जानोगी उतना ही तुम्हारा भागना खतरनाक हो जाएगा। अचानक आर्यव ने खाना रोक दिया। उसने तुषार के बारे में सोचा और चिल्लाया, ये गधा क्या कर रहा है? उसने अपनी आंखें बंद की जैसे मेडिटेट कर रहा हो, फिर गुस्से में बोला, शिट लक। वो तुरंत खड़ा हुआ और आकाश से कहा, मेरे पीछे आओ, हमारा एक नाइट मिशन है। उसने मीरा को हक किया और कान में बोला कि वो कुछ दिन बाहर रहेगा और रीत से बाहर होगा। फिर उसने हेमा से कहा कि वो आकाश के साथ डाइविंग पर जा रहा है। आकाश बेचारा भूखा था, पर उसे पीछे जाना पड़ा। आर्यव ने डिस्गाइज स्किल एक्टिवेट की और गेट पर सोते हुए गार्ड को देखा। वो उसे मारना चाहता था क्योंकि उस गधे ने स्टेशन पर सब सच उगल दिया था,
रोड पर पहुंचकर आर्यव ने एक कार बोरो की, हैक करके और निकल पड़ा। आकाश की भूख के मारे हालत खराब थी तो आर्यव ने उसे एक अजीब सा मशरूम दिया और कहा, इसे एक बार में निगल जाओ। आकाश ने जैसे ही उसे चबाया, उसका स्वाद इतना गंदा था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। आर्यव ने वार्न किया, अगर उल्टी की तो सब दोबारा खिलाऊंगा। आकाश ने हिम्मत करके उसे निगल लिया। आर्यव ने फिर उसे जूस दिया और समझाया कि वो एक अदरवर्ल्डली हर्ब था, अब उसे एक हफ्ते तक भूख नहीं लगेगी। आकाश हैरान थी पर उसकी थकान गायब हो चुकी थी। उसने पूछा, यंग मास्टर, हम कहाँ जा रहे हैं और डाइविंग का क्या मतलब था? आर्यव ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, डंजन डाइविंग। रात अभी शुरू ही हुई थी जब एक शातिर चोर जंगल के रास्ते उस खाली मैंशन पहुंचा। वो बहुत सावधान था और उसने ये कन्फर्म किया कि वहाँ कोई गार्ड नहीं है। फिर वो एक सीक्रेट एंट्रेंस से अंदर घुसा, पर अंदर उसका स्वागत सिर्फ एक खंडहर ने किया। वो चोर इतना शॉक हो गया कि उसने अपने हाथ में पकड़े खाली बैग्स नीचे गिरा दिए जब उसने सुबह खड़ी रहने वाली उस बिल्डिंग का हाल देखा। वो अब सिर्फ मलबे का एक ढेर बन चुकी थी। ये क्या हुआ, उसने हैरानी में सोचा और ध्यान से आसपास का जायजा लेने लगा। वो पूरी दोपहर यहाँ वापस आकर वो सारा पैसा चुराने का इंतजार कर रहा था। उसने तो इस काम के लिए एक ट्रक भी बोरो किया था। डैम इट, पैसा कहाँ गया? वो चिल्लाया और गुस्से में एक पत्थर को जोर से लात मारी, जो एक टूटे हुए दीवार से टकराकर उसे टुकड़े टुकड़े कर गया। तुषार उस वक्त बहुत गुस्से में था। ये उसका ब्रेक थ्रू होने वाला था। इस पैसे से उसने अपने माँ बाप के लिए एक महल बनाने और अपनी सारी नई बीवियों को रखने का प्लान बनाया था। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, तो वो तुम ही थे जो आज सुबह यहाँ मंडरा गए थे? और उसने थोड़ा खांसा। तो क्या हुआ? तुषार ने अकड़ कर कहा और पीछे मुड़ा। उसने देखा कि एक बहुत मोटा आदमी दूर से उसकी तरफ आ रहा था। वो मिट्टी और खून से लथपथ था और उसकी आंखों में नफरत भरी थी। उसका बायां हाथ टूटा हुआ लग रहा था और वो लंगड़ा कर चल रहा था। उसका पूरा बायां हिस्सा बुरी तरह जला हुआ था, यहाँ तक कि उसकी स्किन से अभी भी धुआं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी मलबे के नीचे से निकल कर आया हो। तुषार थोड़ा घबराया क्योंकि उसे खतरे का एहसास हुआ। वो सोचने लगा कि लड़े या भागे। जवाब साफ था, वो कभी नहीं भागता। उसने तुरंत जमीन से एक पत्थर उठाकर उस आदमी की तरफ मारा, पर तुषार के होश उड़ गए जब उस आदमी ने उस पत्थर को हाथ से पकड़कर फेंक दिया। ऐसा लगा जैसे तुषार कोई छोटा बच्चा हो जो किसी बड़े आदमी पर बॉल फेंक रहा हो। तभी सिस्टम का अर्जेंट नोटिस चमका, लीथल डेंजर, क्या तुम गधे हो? अपनी जान बचाकर भागो वरना मरे जाओगे। नोटिस देखकर तुषार ने पहले स्क्रीन पर और फिर उस आदमी पर देखा और तभी उसे असलियत समझ आई। मेरी तो लग गई, उसने सोचा जब उसे एहसास हुआ कि ये आदमी उसके लेवल से बहुत ऊपर है। वो तुरंत पलटा और सीक्रेट एंट्रेंस से भागा, जबकि वो आदमी सुपर ह्यूमन स्पीड से उसके पीछे लपका। तुषार तो गेट से निकल गया, पर जब वो आदमी वहां पहुंचा तो वो उसे पकड़ नहीं पाया क्योंकि वो सीक्रेट गेट उसके लिए बहुत छोटा था। उस मोटे आदमी ने गुस्से में तुषार को घूरा और तुरंत फ्रंट गेट की तरफ दौड़ लगाई। तुषार जंगल में भागते हुए खुद को कोस रहा था। उसे उम्मीद थी कि वो आदमी पेड़ों के बीच से नहीं निकल पाएगा। उसने अपना ट्रक बहुत दूर पार्क किया था ताकि कोई शक ना करे, पर अब उसे अपने लालच पर पछतावा हो रहा था। यहाँ वापस आना एक बड़ी गलती थी। तुषार पूरी रफ्तार से पेड़ों के बीच भाग रहा था। रात पूर्णिमा की थी और एक प्लेयर होने की वजह से उसकी सेंसेस तेज थीं, इसलिए उसे रास्ता साफ दिख रहा था। अचानक उसे पीछे से पेड़ों के गिरने की आवाज़ें आईं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो मोटा आदमी अभी भी उसके पीछे था और वो पेड़ों को ऐसे तोड़ रहा था जैसे वो माचिस की तिल्लियां हों। ये किस क्लास का प्लेयर है? टैंक? तुषार ने सोचा और अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, पर तभी उसके दाएं पैर के नीचे की ज़मीन गायब हो गई। वो एक गहरी खाई के किनारे पर था जो झाड़ियों के पीछे छुपी होने की वजह से उसे दिखी नहीं। उसने एक टहनी पकड़ने की कोशिश की, पर उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो रुक नहीं पाया। टहनी टूट गई और तुषार एक जोरदार गाली देते हुए उस गहरी खाई में जा गिरा। बालाराम खाई के किनारे खड़ा घूर रहा था। वो पिछले 1 घंटे से वहां खड़ा था। ये जगह बहुत गहरी थी और नीचे का रास्ता खतरनाक था। उसने पहले भी इसे एक्सप्लोर किया था क्योंकि ये मैंशन के पास था। नीचे सूखी नदी में सिर्फ हड्डियां और मरे हुए पेड़ थे। तरन अक्सर यहाँ लाशें फेंकता था। वो चोर अब तक मर चुका होगा, पर बालाराम को पक्का यकीन नहीं था और उसे अपने मास्टर्स को दिखाने के लिए बॉडी चाहिए थी। तभी एक काले कपड़ों वाला आदमी उसके पास आया और बोला, मास्टर, हमें उस बंदे की गाड़ी मिली है। वो आज दोपहर चोरी हुई थी, इसलिए हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और उसके बैग्स में सिर्फ इंडस्ट्रियल कचरा था। बालाराम ने गुस्से में कहा, नीचे एक टीम भेजो और उसकी लाश ढूंढो, बिना लाश के वापस मत आना। कैमरास का क्या हुआ? बालाराम का सब्र खत्म हो चुका था। जिसने भी वो ग्रेनेड लगाया था उसने बहुत दिमाग से काम किया था। उन्होंने बॉम्ब्स को बिल्डिंग के मेन बीम्स पर फिट किया था। जब उसने वॉल्ट खोला तो ग्रेनेड ने बाकी बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर दिया और पूरी बिल्डिंग धंस गई। ये सब उसी की गलती थी। वो बॉम्ब्स उसने फैमिली से छुपा कर रखे थे। अब वो मलबे से बाहर निकला तो एक चोर वहाँ मंडरा रहा था और अपनी ताकत के बावजूद वो उसे पकड़ नहीं पाया। अब उसे शर्मा रही थी। दुनिया के टॉप 1000 प्लेयर्स में से एक होने के बावजूद वो बार बार फेल हो रहा था। द गोखले फैमिली अब उससे जवाब मांगेगी। उस आदमी ने बताया कि तरन ने सारे कैमरास हटा दिए थे ताकि कोई स्पाइंग ना कर सके और उनका
उनका स्टोरेज मॉनिटरिंग रूम में था, जो अब तबाह हो चुका है। बालाराम ने पूछा, तो मलबा खोदो। शंकर, जॉर्ज कितनी देर यहाँ था? पता चला। उस आदमी ने बताया कि हाईवे के कैमरा के हिसाब से उसकी कार सिर्फ 25 मिनट्स मैंशन पर रुकी थी। बालाराम हैरान रह गया। 25 मिनट्स में वॉल्ट खाली करना और बॉम्ब्स फिट करना नामुमकिन था। इसके लिए 3 ट्रेन मर्दन को कम से कम 7 घंटे चाहिए होते। उसे शक हुआ कि क्या इसके पीछे देवराज वर्धान का हाथ है। जो भी हो, उसे 1 हफ्ते में सामान ढूंढना होगा, वरना उसकी जान खतरे में है। चैप्टर 77 स्पाइडर्स डेन एंड द लीप ऑफ फेथ। इंग्लिश नैरेटिव। कुछ घंटों बाद आर्यव ने एक सुनसान कच्चे रास्ते पर गाड़ी पार्क की। उसके पीछे आकाश उतरा, जो अभी भी कंफ्यूज था कि यंग मास्टर इस वक्त डंजन क्यों जाना चाहते हैं और उन्हें रास्ता कैसे पता चला। आर्यव ने उसे कुछ नहीं बताया। उसने चुपचाप एक पुराना बोन नेकलेस पहना और फिर आकाश के हैरानी भरी नजरों के सामने उसके हाथ में एक सुनहरा स्पीयर भाला प्रकट करके फेंका। इसे यूज करो, इस डंजन में तुम अपने मुख को फिस्ट से काम नहीं चला पाओगी, आर्यव ने कहा। आकाश ने स्पीयर और आर्यव की उंगली में चमकते रिंग को देखा और शौक में चिल्लाया, आपके पास एक स्टोरेज रिंग है। उसने बताया कि उसके मरहूम पिता के पास भी ऐसी कीमती चीज नहीं थी। आर्यव ने उसे सीक्रेट रखने को कहा और तुरंत उसके दिमाग में स्पीयर आर्ट्स की स्किल बुक ट्रांसफर कर दी। आकाश ने 5 मिनट में उस स्किल को समझ लिया और स्पीयर चलाने की प्रैक्टिस करने लगा। आर्यव ने उसे जल्दी करने को कहा। वो थोड़ा फिक्रमंद था क्योंकि आकाश ने बटलर यूनिफॉर्म पहनी थी, जो डंजन के लिए सही नहीं थी, पर अब वक्त नहीं था। सुबह होते ही बलाराम यहाँ डिटेक्शन फॉर्मेशन लगा देता, इसलिए उन्हें अभी निकलना था। वो दोनों जंगल के रास्ते उस गहरी खाई गॉर्ज की तरफ बढ़े। आर्यव ने देखा कि वहाँ गार्ड्स पहले से मौजूद हैं, तो उसने आकाश का हाथ पकड़ा और डिस्गाइज स्किल एक्टिवेट करके चुपचाप उनके बीच से निकलने लगा। आकाश पहली बार किसी का हाथ ऐसे पकड़कर थोड़ी शर्मा गई, पर डर के मारे चुप रही। जब वो उस जगह पहुंचे जहां तुषार गिरा था, आर्यव ने गहरी सांस ली। बलाराम ने अभी तक फॉर्मेशन नहीं लगाया था। उसने अब इस अंधेरी खाई की तरफ देखा और कहा, डंजन यही है, अब हमें जंप्स मारनी होंगी। आकाश डर के मारे पीली पड़ गई। क्या इस अंधेरे में कूदना होगा? आर्यव ने उसे ताना मारा कि अगर वो डरपोक है तो वो मीरा को ले आता। आकाश ने गुस्से में कहा कि वो डरपोक नहीं है, पर उसे कोई गेट नहीं दिख रहा था। आर्यव ने बताया कि गेट हवा में लटका हुआ है और वक्त जाया किए बिना आकाश को प्रिंसेस कैरी में उठाया और कूद गया। आकाश डर के मारे चीखने लगी और अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल वो डंजन के अंदर थी और उसका बट जमीन से टकराया। स्क्रीन पर अनाउंसमेंट चमका, वेलकम टू द स्पाइडर्स डेन डंजन, ई रैंक, कंडीशन ब्लैक विडो को मारो। स्पाइडर्स? आकाश की चीख निकल गई। उसे स्पाइडर से सख्त नफरत और डर लगता था। दूसरी तरफ आर्यव हवा में प्रकट हुआ, पर उसने अपने लेविटेशन नेकलेस का यूज किया और शान से जमीन पर उतरा। ये डंजन एक गहरे रवीन जैसा था, जहां क्लिफ की दीवारों में सैकड़ों छेद थे, स्पाइडर्स का घर। उसने तुषार की लोकेशन चेक की। तुषार अपनी फ्लेमिंग स्वॉर्ड से स्पाइडर्स मार रहा था और काफी एक्साइटेड था। आर्यव ने फैसला किया कि वो तुषार से नहीं मिलेगा और आकाश को ढूंढने निकल पड़ा, जो पागलों की तरह स्पाइडर से बचने के लिए यहाँ वहाँ भाग रही थी। आर्यव रास्ते में छोटे छोटे स्पाइडर्स को इग्नोर कर रहा था, पर गलती से उसका पैर एक पर पड़ गया। स्पाइडर्स ने शोर मचाना शुरू कर दिया और आर्यव को घेर लिया। कुछ तो उसकी पैंट्स पर चढ़ने लगे। शिट! आर्यव ने उन्हें झटका और लेविटेशन यूज करके हवा में उड़ गया। उसने अपनी तलवार से उन्हें खत्म किया और आगे बढ़ा। आधे घंटे बाद थककर वो एक ऊंची लेज पर बैठा और गियर चेक करने लगा। उसने तुरंत एंटीडोट पिल खरीदी, क्योंकि ये डंजन उसकी उम्मीद से ज्यादा मुश्किल था। उसने आकाश को देखा। वो अभी भी आंसू बहाते हुए एक बड़ी स्पाइडर होड़ से भाग रही थी। आर्यव को एहसास हुआ कि उसे जल्दी पहुंचना होगा, वरना लड़की ब्रेकडाउन कर जाएगी। पर लेविटेशन ने उसकी पूरी एनर्जी सोख ली थी। वो लेज पर लेटा और ऊपर मियाज़मा जहरीले धुआं से भरे आसमान को देखने लगा। तभी उसने आइडेंटिफिकेशन स्किल यूज की और हैरान रह गया। उसने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ सोचा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बेचारी आकाश को थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि आर्यव को कुछ बहुत कीमती मिल गया था। Chapter 78 The Soul Miasma and the Ghost of the Temple. English Script. Soul Corroding Miasma. Poison. Rank SSS. आर्यव की अप्रेजल स्किल ने वही कंफर्म किया जो वो सोच रहा था। ये एक जहरीली गैस थी जिसके बारे में उसने अपनी पिछली जिंदगी में सुना था। ये शरीर पर असर नहीं करती, बल्कि सीधा आत्मा को निचोड़ लेती है। इसका पता लगाना और इसे ठीक करना नामुमकिन के बराबर है। ये चीज़ बहुत रेयर थी और आर्यव को गैस बेस्ड पॉइजन्स हासिल करने का एक तरीका याद था। उसने तुरंत अपनी डैगर्स और रस्सी निकाली और एक जुगाड़ वाला पुली मैकेनिज्म बनाया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से डैगर को मियाज़मा के पार फेंका ताकि वो खाई की दीवार में जा फंसे। उसने अपनी रिंग से 9 बोतलें निकाली और उन्हें रस्सी से बांधकर ऊपर खींचा ताकि पानी उस जहरीली गैस को सोख सके। उसके सक्सेस के चांसेस सिर्फ 50% थे। सोल करोडिंग पॉइजन, रैंक F। प्लान काम कर गया।
कुछ ही सेकंड्स में सिस्टम ने एक बोतल को जहर की तरह आइडेंटिफाई कर लिया। आर्यव ने एक ठंडी सांस ली। उसे अफसोस था कि वो और बोतलें नहीं लाया। उसने रस्सी को वहीं एक बोन डैगर से दीवार में फिक्स किया और अपनी डिस्गाइज स्किल एक्टिवेट करके आकाश की तरफ निकल पड़ा। वो आकाश से सिस्टम के जरिए बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि वो उसे स्पाई कर रहा है। अगर उसे एहसास होता कि वो पूरी तरह आर्यव का खिलौना बन चुकी है तो शायद वो टूट जाती, और आर्यव ऐसा नहीं चाहता था। उसे आकाश तक पहुंचने में 1 घंटा लग गया, क्योंकि रास्ता बहुत उलझा हुआ था। आकाश उम्मीद से बेहतर लड़ रही थी। उसके स्पीयर स्किल्स के आगे स्पाइडर्स तेजी से खत्म हो रहे थे। चलो, आखिरकार उसने लड़ने का फैसला कर ही लिया, भले ही वो हर स्पाइडर को मारते वक्त रो रही थी और चीख रही थी। तुम्हारे भाले के नीचे जो बेचारा स्पाइडर है, ये आवाज़ उसे निकालनी चाहिए, तुम्हें नहीं। आर्यव ने ये सोचा और 5 मिनट तक खामोशी से तमाशा देखा। फिर उसने चुपके से मदद करने का फैसला किया। वो पीछे से स्पाइडर्स को साफ करने लगा, जबकि आकाश टैंक बनकर उनका ध्यान भटका रही थी। 2 घंटे की मेहनत के बाद सारे स्पाइडर्स साफ हो गए। आकाश थकन के मारे जमीन पर गिर गई, लेकिन ठीक उसी वक्त पत्थरों में छुपा एक स्पाइडर उस पर हमला करने के लिए लपका। आकाश ने स्पीयर उठाया, पर वो बहुत देर कर चुकी थी। उसे लगा कि स्पाइडर के दांत उसकी गर्दन में धंस जाएंगे, लेकिन स्पाइडर ठीक 1 इंच पहले ही ढेर हो गया। उसकी पीठ में एक डैगर घुसा था। अगली बार थोड़ा ध्यान रखना, आराम करने से पहले हमेशा आसपास का जायजा लिया करो, आर्यव हवा से प्रकट होते हुए बोला। उसने स्पाइडर के सर में बोन डैगर घोंपकर उसे खत्म किया, क्योंकि वो सिर्फ पैरालाइज हुआ था। आकाश ने बिना कुछ कहे कूदकर आर्यव को गले लगा लिया और उसकी चेस्ट में मुंह छुपाकर रोने लगी। उसे बचपन से स्पाइडर से डर लगता था। जब उसके सेक्ट के लड़कों ने प्रैंक के तौर पर उसे स्पाइडर से भरे वेयरहाउस में बंद कर दिया था, वो बुरी तरह कांप रही थी। घोड़े जितने बड़े स्पाइडर से लड़ने के लिए उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटा ली थी। आर्यव ने उसे हक किया और उसके रेशम जैसे बालों को सहलाने लगा। आकाश को एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई और आर्यव को याद आया कि मालिनी शर्मा ने भी ठीक ऐसा ही किया था। क्या कब तक मेरी शर्ट से चिपकी रहोगी? 2 दिन पहले ही एक और सुंदर लड़की ने इसी शर्ट पर आंसू बहाए हैं। मुझसे दूर हटो, तुम एक मर्द हो। आर्यव के ये बोलते ही आकाश शर्म से लाल हो गई और तुरंत पीछे हट गई। बैस्टर्ड, वो गुस्से में बोलकर वहां से निकलने लगी। ए पागल, कहाँ जा रही हो? स्पाइडर्स का खाना बनना है क्या? यहीं रुको, मैं जेम्स कलेक्ट करके आता हूँ, आर्यव ने कहा। आकाश ने एक कोने में बैठकर अपनी थकन मिटाई और आर्यव को देखने लगी, जो बड़ी सफाई से स्पाइडर्स के ढेर से जेम्स निकाल रहा था। तुम्हें इस डंजन के बारे में कैसे पता चला? आर्यव ने पूछा। ये एक राज है, आर्यव ने डैगर साफ करते हुए जवाब दिया। आकाश ने आगे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो जानती थी कि ये बंदा कुछ नहीं बताएगा। अब आगे क्या? हमें ब्लैक विडो को मारना होगा ना? हमें नहीं, कोई हमसे पहले अंदर घुसा है, वो काम वो करेगा। वो स्पाइडर बहुत जहरीली है और हमारे पास लॉन्ग रेंज अटैक्स नहीं है, आर्यव ने समझाया। आकाश ने समझदारी में सर हिलाया। उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। आकाश का डर अब नफरत में बदल चुका था। वो हर स्पाइडर को बुरी तरह डिसमेंटल कर रही थी। 2 घंटे बाद उन्हें एक पुराना मंदिर दिखा, जिस पर स्पाइडर्स की कार्विंग्स बनी थी। सावधान रहो, आर्यव ने वॉर्न किया। डंजन में ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचे, उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। एक लड़की मंदिर के टूटे हुए गेट से बाहर निकली। उसके नंगे पैर, सुनहरे बाल, चेहरे पर निशान और एक आंख पर पट्टी। उसने हाथ में स्पाइडर की टांग से बना एक स्पीयर पकड़ा था। क्या ये ब्लैक विडो है? आकाश ने बेवकूफ़ी से पूछा। नहीं इडियट, वो स्पाइडर है, ये इंसान है। आर्यव ने स्माइल करते हुए अपना इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन उस लड़की ने नफरत से आर्यव पर हमला कर दिया। आशा, लीना राजपूत, लेवल 0, ब्लड वॉरियर। आर्यव होश खो बैठा जब उसने उसकी स्टैट्स देखी। लेवल 0 पर भी उसकी बेस स्टैट्स 600-700 तक जा सकते थे। आकाश पीछे हटो, आर्यव चिल्लाया, पर देर हो चुकी थी। आशा ने एक ही झटके में आकाश को दीवार के पार फेंक दिया। आर्यव ने तुरंत अपनी डिस्गाइज के लिए उसकी, ताकि वो अपनी असली पोजीशन छुपा सके। मैं अपना इंट्रो फिर से देता हूँ, मैं हूँ आर्यव। लेकिन आशा ने उसे बीच में ही काट दिया। वर्धन फैमिली, मैं जानती हूँ तुम्हारे पर्पल बाल सब बयां कर रहे हैं, उसने नफरत से कहा। आर्यव ने समझाने की कोशिश की कि उसने बेटा और बाकी लड़कियों को बचा लिया है, लेकिन आशा को लगा कि आर्यव ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया है। तुमने तारान की जगह ले ली है, अब क्या उनकी जान की धमकी दोगी? आशा ने पूछा। बैटल शुरू हुई। आर्यव ने डैगर से हमला किया, पर आशा ने शैडो क्लोन यूज किया था। आशा ने आर्यव को स्पाइडर वेबनेट में कैद कर लिया और उसे दीवार से चिपका दिया। अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए छोटे आर्यव? उसने एक भयानक स्माइल के साथ पूछा। तुम्हें मेरी लोकेशन कैसे मिली? आर्यव ने पूछा। एक राज है, उसने जवाब दिया। आर्यव समझ गया कि वो उसके पैरों की वाइब्रेशन से रास्ता ढूंढ रही थी। आशा ने बताया कि कैसे तारान ने उसका गला काटकर उसे यहाँ रॉट होने के लिए फेंका था और अब वो अपना बदला लेगी। ट्रू, स्पाइडर्स में खाने लायक कुछ नहीं होता, तो आज रात मैं वर्धन मीट डिश खाऊंगी। मैंने कभी मर्द का मांस नहीं खाया, तो कोऑपरेट करना, ओके? उसने शैतानी स्माइल के साथ कहा। आर्यव घबरा गया। ये लड़की पागल हो चुकी थी। मुझे लगता है मेरे बारे में तुमने गलत सुना है, मैं बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं हूँ, उसने ग्रेनेड तैयार करते हुए कहा।
नहीं, मैंने सुना है कि प्योर ब्लड लाइन वाले वर्धन को खाने से उम्र बढ़ जाती है। एल्डर ड्रैगन ब्लड लाइन। आशा ने आर्यव के खून को अपने स्पीयर से चाटा और उसके पुराने जख्म तेजी से भरने लगे। उसका चेहरा सुंदर होने लगा। ब्लड रिचुअल डिटेक्टेड। डू यू वांट टू रजिस्टर अ न्यू ब्लड स्लेव? यस, नो। सिस्टम स्क्रीन ने ये सवाल पूछा और आर्यव हैरत में रह गया। Chapter 79 The Zaveri Trap and the Blood Enslavement। आर्यव येस पर क्लिक करके किसी पागल की तरह जोर जोर से हंसने लगा, जिसे देखकर आशा उसे अजीब नजरों से देखने लगी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं सोच रही हूँ कि क्या इससे तुम्हारे मांस के स्वाद पर असर पड़ेगा, उसने सोचा और आर्यव की तरफ बढ़ने लगी। पर अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके पैर और हाथ काम नहीं कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? उसने अपनी स्टेटस स्क्रीन चेक की, पर वहाँ कुछ अजीब नहीं था। जहर नहीं। उसने अपने स्पीयर की नोक को देखा और फिर आर्यव की तरफ। तुम्हारे पास ब्लड एनस्लेवमेंट, खून की गुलामी की स्किल है, उसने नफरत से कहा और हिलने की पूरी कोशिश की, पर नाकाम रही। आर्यव ने पूरा वक्त लिया और आशा की गुस्से भरी नज़रों के बीच धीरे धीरे उस नेट को हटाया। ये तुम्हारी गलती है कि तुम 1 नंबर की गद्दी हो। किसने कहा था कि मेरा नोबल खून चखना सही है? उसने कहा और आशा के पास से निकलकर वहां गया जहां आकाश गिरी थी। जाते जाते उसने आशा को चिढ़ाने के लिए उसे एक हल्का थप्पड़ मारना नहीं भूला। तुम पर लानत है, आशा उस पर चिल्लाई, पर उसने इग्नोर किया और आकाश के ऊपर गिरे हुए हलबे को हटाने लगा। आकाश ठीक थी पर बेहोश थी। आर्यव ने उसे प्यार से उठाया और मंदिर के खंडहर के अंदर ले गया। मेरे पीछे आओ, उसने आशा को ऑर्डर दिया, जिसे ना चाहते हुए भी गालियां देते हुए उसके पीछे जाना पड़ा। अंदर एक बड़ा हॉल था जो कुछ कमरों से जुड़ा था। आर्यव ने एक सही कमरा ढूंढा और आकाश को वहां एक पुरानी चटाई पर लेटा दिया और फिर हॉल में वापस आया जहां आशा अभी भी उसे घूर रही थी। उसने अपनी फोल्डिंग चेयर निकाली और बैठ गया। फिर आशा को नीचे जमीन पर बैठने का ऑर्डर दिया। बैठ जाओ, इस बार थोड़ा सभ्य लोगों की तरह बात करते हैं, उसने कहा, जबकि वो सोच रहा था कि क्या उसे खाने की कोशिश करने वाली लड़की को सभ्य कहा जा सकता है। आशा चुपचाप बैठ गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो सोच रही थी कि कौन से सभ्य लोग दूसरों को गुलाम बनाते हैं। जैसा मैंने कहा था, तुम्हारी बहनें मेरे कब्जे में हैं, मैं उन्हें कभी भी मार सकता हूँ, आर्यव ने अपनी उंगली में पहनी रिंग दिखाते हुए कहा। क्या तुम जानती हो ये क्या है? आशा ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखों में हैरानी से साफ था कि उसने रिंग पहचान ली है। वो उसे नफरत से देखने लगी। ऐसा लग रहा था कि धमकियां उस पर काम नहीं कर रही थीं। तुम्हें दुनिया के बारे में, लड़ना और वर्धन फैमिली के ब्लड लाइन के बारे में किसने सिखाया? आर्यव ने पूछा, पर उसने मुंह फेर लिया। आर्यव ने ठंडी सांस ली। उसे लगा कि इस लड़की से बात निकलवाने के लिए कोई और तरीका अपनाना होगा। उसने आशा को धीरे धीरे ऑब्जर्व किया। उसके फटे पुराने कपड़े उसके शरीर को मुश्किल से ढक रहे थे। उसके हाथों और पैरों पर स्पाइडर्स के काटने के पुराने निशान थे। उसका चेहरा अब थोड़ा ठीक हो रहा था, पर एक आंख अभी भी गायब थी। इस लड़की ने बहुत कुछ झेला था। सिस्टम हमेशा वही नाम दिखाता है जिसे इंसान अपना असली नाम मानता हो, पर आशा के 2 नाम दिख रहे थे। दूसरा नाम जो धुंधला हो रहा था वो था लीना राजपूत। शायद वो अपना असली नाम भुलाना चाहती थी। इससे सब कुछ साफ हो गया। वो शुरू से ही एक प्लेयर थी, क्योंकि राजपूत खानदान के लोग पैदाइशी प्लेयर होते हैं। इससे उसके क्रेजी स्टैट्स का भी पता चला। राजपूत परिवार के लोगों के स्टैट्स मॉन्स्टरस होते हैं और उनका अथॉरिटी लेवल कैप तक पहुंचने पर अपने आप बढ़ जाता है। पर उनका एक नुकसान भी था, वो बहुत धीरे लेवल अप करते थे। किसी वजह से उसका ब्लड लाइन लॉक हो गया था, इसलिए वो अपनी ताकत यूज नहीं कर पा रही थी और तारन ने उसे गुलाम बनाकर बलाराम को बेच दिया था। तारन की मेमोरी मैनिपुलेशन उस पर असर नहीं कर पाई थी। क्या तुम अपनी बहनों की असली पहचान जानती हो? तारन ने उनकी यादाश्त मिटा दी थी, पर तुम्हारी ठीक लग रही है। आर्यव ने दूसरे एंगल से कोशिश की। आशा ने सर हिलाया और कहा, जब मैं उनसे मिली थी उनकी यादाश्त पहले ही मिट चुकी थी। आर्यव ने थोड़ा रुककर पूछा, मैं सोच रहा था तुम्हें आशा बुलाऊं या लीना? उसने अब गेम खेलना बंद करने का फैसला किया था। आशा शौक हो गई और इस बार उसकी आंखों में डर था। तुम्हें कैसे पता चला? उसने पूछा। आर्यव ने मुस्कुराकर कहा, एक राज है। तुम जानती हो ना कि मैं सिर्फ एक इशारे से तुम्हें बेइंतहा दर्द दे सकता हूँ? आर्यव ने पूछा। आशा ने कोई जवाब नहीं दिया। या फिर मैं तुम्हें उन लोगों के हवाले कर सकता हूँ। काउंसिल ने किसी भी जिंदा राजपूत फैमिली मेंबर पर बहुत बड़ा इनाम रखा है। आशा ने नफरत से कहा, पहले इस डंजन से जिंदा बाहर निकल कर दिखाओ। आर्यव ने लापरवाही से कहा, उसकी चिंता मत करो, एक बहुत काबिल वॉरियर उस पर काम कर रहा है। क्या तुमने कभी सायन का नाम सुना है? इस बार आशा वाकई डर गई। अगर कोई सायन डंजन क्लियर कर रहा है तो वो पक्का क्लियर होगा, और अगर वो बाहर गई तो वो खतरे में है। काउंसिल वाले उसे आसानी से मरने नहीं देंगे। वो सदियों तक उसका इस्तेमाल अपने खानदान में राजपूत ब्लड लाइन मिलाने के लिए करेंगे। आर्यव उसकी घबराहट समझ गया। देखो, मैं तुम्हें धमकाना नहीं चाहता,
एक डील करते हैं, मैं तुम्हें छुपाऊंगा और ताकतवर बनने में मदद करूंगा और शायद तुम्हारा बदला लेने का मौका भी दूं। बदले में तुम्हें मेरी वफादार सेविका बनना होगा। आशा ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि वो सच बोल रहा है, पर वो अभी भी उसे पसंद नहीं करती थी। मुझे उन सब से मतलब नहीं है, बस ये वादा करो कि तुम मेरे या मेरी बहनों के साथ कोई गलत हरकत नहीं करोगे और उन्हें एक नॉर्मल जिंदगी जीने दोगे। आर्यव ने कहा, मैं उन्हें हर चीज़ का चॉइस दूंगा और उनके फैसलों की इज्जत करूंगा। आशा ने थोड़ा सोचा और हाँ कह दिया। वो जानती थी कि उसे वादा करने की जरूरत नहीं है, पर इससे पता चलता था कि उसकी नीयत बुरी नहीं है। आर्यव अपनी चेयर से उठा और उसके पास जमीन पर बैठ गया। अब मुझे बताओ, तुम्हें एल्डर ड्रैगन ब्लड लाइन के बारे में कैसे पता चला? आशा थोड़ा हिचकिचाई और बोली, पहले एक और वादा करो कि तुम राजपूत खानदान के किसी भी सदस्य को अपना दुश्मन नहीं बनाओगे। आर्यव ने जोड़ा, जब तक वो मेरे दुश्मन न बन जाए। आशा ने सर हिलाया और बताना शुरू किया, मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि बचपन में मेरे दिमाग में याददाश्त ट्रांसफर की गई थी। तो तुम्हें परिवार के खात्मे के बाद उनका वंश आगे बढ़ाने के लिए चुना गया था, इसीलिए तुम्हारे पास लेवल 0 पर इतनी स्किल्स हैं। आर्यव ने कहा। आशा हैरानी से चिल्लाई, तुम्हारे पास अप्रेजल स्किल है? तभी उसे समझ आया कि उसे उसका असली नाम कैसे पता चला। आर्यव ने हाँ कहा। उसे लगा कि थोड़ा भरोसा जीतने के लिए अपने सीक्रेट शेयर करना जरूरी था। आशा ने बताया कि कैसे परिवार के तबाह होने से पहले कुछ बच्चों को मेमोरी क्रिस्टल्स और स्किल बुक्स दी गई थी ताकि राजपूत खानदान का ज्ञान जिंदा रहे। ये सब तुम्हारे परिवार की गलती थी, तुम लोगों ने ही दुनिया पर कब्जा करने का फैसला किया था। आर्यव ने कहा। जवाब जज्बाती होकर चिल्लाई, झूठ, ये सब जवेरी वॉन्सबाई खानदान का एक चाल था। आर्यव हैरान रह गया, उसने हमेशा राजपूत खानदान को ही बुरा सुना था। आशा ने बताया कि कैसे 20 साल पहले जवेरी परिवार ने राजपूत खानदान के अंदर अपने स्लीपर एजेंट्स और माइंड कंट्रोल के जरिए एक झूठी जंग शुरू करवाई थी। काउंसिल को झूठी रिपोर्ट्स दी गई और जब तक सच्चाई सामने आई, काउंसिल राजपूत परिवार की तबाही का ऑर्डर दे चुकी थी। आर्यव ने बताया कि जवेरी परिवार का नया पैट्रियार्क चुना गया है और पूछा कि क्या उसे लड़ना उसने सिखाया जिसने उसे पाला था और उसके स्टैट्स लॉक्ड क्यों हैं। आशा ने बताया कि काउंसिल उन्हें ट्रैक कर सकती थी, इसलिए उनके स्टैट्स लॉक कर दिए गए थे। 5 साल पहले जब वो अडल्ट बनी तो लॉक 1 सेकंड के लिए कमजोर हुआ और काउंसिल के लोग आ गए। उसने बताया कि कैसे वो उनसे बचकर बलाराम के लोगों के हाथ लग गई। तो तुम्हारा लॉक अब 90% पर कैसे पहुंचा? आर्यव ने पूछा। आशा ने बताया कि डंजन में एंटर करते वक्त सिस्टम ने उसकी पहचान चेक करने की कोशिश की, जिससे लॉक डैमेज हो गया। अब वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती बिना पकड़े गए। उसने आर्यव से वादा मांगा कि अगर काउंसिल वाले उसे पकड़ने आए तो वो उसे मार दे। आर्यव ने कहा, चिंता मत करो, मैं मास्टर होने के नाते तुम्हारा लॉक फिर से लगा सकता हूँ या बाईपास कर सकता हूँ, पर तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा ताकि मैं अपनी डिस्गाइज स्किल से तुम्हारी पहचान छुपा सकूँ। आशा की आंखों में फिर से लड़ने की उम्मीद जागी। आर्यव ने पूछा कि जवेरी खानदान ने उनके परिवार में इतनी गहरी जगह कैसे बनाई। आशा ने बताया कि ये सब राउट वॉन्सबाई खानदान की वजह से हुआ। उनकी औरतें राजपूत खानदान के मर्दों से शादी करती थीं और उन्हें एक जहरीला पैरासाइट देती थीं जो सालों तक शरीर में सोता रहता था और सही वक्त पर दिमाग कंट्रोल कर लेता था। एक्टिवेशन के 10 दिन बाद इंसान मर जाता था। ये सुनकर आर्यव की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। अगर राउत परिवार के पास इतनी ताकत थी तो वो खुद दुनिया पर राज क्यों नहीं करते? आर्यव ने डर से पूछा। आशा ने बताया कि वो समनस है और कमजोर है और पैरासाइट प्लान करने वाली लड़की का वर्जिन होना जरूरी होता है और इसे तैयार होने में 1 साल लगता है। ये सुनते ही आर्यव फिर से किसी पागल की तरह हंसने लगा और जमीन पर लोटपोट हो गया। आशा को लगा कि ये बंदा वाकई पागल है। आर्यव ने हंसते हुए कहा, मेरी एक फियांसी थी राउत खानदान से और उसने अभी अभी मुझे चीट किया है। आशा भी थोड़ा मुस्कुराई। अगर उसके परिवार को पता चला कि उसने क्या किया है तो वो लड़की गई।